नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार पुनः आपके सामने बक्स एक्ट का जिन्न निकल के आया। बक्स एक्ट 2019 का जिन्न एक बार पुनः देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बक्स एक्ट की पैरवी कर रहे जब तब संगठन के मदन लाल आज़ाद की टीम में विखंडन हुआ और तमाम बिखराव होने के बाद तमाम बातें निकल कर के बाहर आ रही हैं। उनके ही साथियों, पूर्व के साथियों ने उन पर आरोप लगाया कि बक्स एक्ट कानून को लागू करवा के मदन लाल आज़ाद एजेंटों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको जेल पहुंचाने की, उनको वादी बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब आज इसी विषय पे बात करते हैं और बताते हैं बक्स एक्ट कानून में जो राजाज्ञा है, उस राजाज्ञा में आखिर लिखा क्या है। आखिर क्यों इस बक्स एक्ट कानून में उन्हीं के टीम के लोगों के द्वारा अपना प्रस्ताव रखे जाने पे मदन लाल आज़ाद और उनकी टीम के में उनसे बागी हुए लोगों में बहस छिड़ गई है, और क्यों इस बात को कह रहे हैं कि इससे असुरक्षा हो रही है कार्यकर्ताओं की, और क्यों हमको इसके पहले कि हमारे ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो, हमको कानूनी लड़ाई में अपना दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए जिससे कार्यकर्ता सेफ हो। और इसी बात का मुखालफत कर रहे हैं, इसी बात का विरोध कर रहे हैं मदन लाल आज़ाद। आखिर क्या ऐसा है उस बक्स एक्ट कानून में, और क्यों बक्स एक्ट कानून कार्यकर्ताओं के लिए सरदर्द बनने जा रहा है, क्यों उनके घरों के परिवार के लोगों के लिए भी असुरक्षा की भावना पैदा करने वाला है, क्यों कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ देना पड़ेगा, क्यों कार्यकर्ताओं को प्रथम दृष्टया सीधे जिम्मेदार मान लिया जाएगा, और ऐसी पोजीशन पे कार्यकर्ता क्यों किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा और उनके ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं। पहले हम जान लेते हैं कि बक्स एक्ट कानून है क्या और बक्स एक्ट कानून कैसे कार्य करता है। साथियों, बक्स एक्ट कानून 2019 में लागू किया गया। बक्स एक्ट कानून लोकसभा में पारित बिल हुआ। तमाम परिस्थितियां दिखाई दे रही थी। उस परिस्थितियों के अनुसार तमाम ऐसे कंपनी हैं जिन कंपनियों ने भ्रष्टाचार किए, तमाम लोगों के गमन के आरोप लगे, तमाम परिस्थितियां निर्मित हुई जिसके कारण देश में निवेशकों का पैसा डूब रहा था। ऐसे में बक्स एक्ट कानून 2019 अधिनियम लागू किया गया और वो सदन के दोनों सदनों में उसको प्रस्ताव किया गया था। एक कानून और बिल पारित किया गया। उस बिल पे प्रस्ताव लाकर उसको कानून बना दिया गया। जब सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो जनता के लिए बनाती हैं, ना कि किसी कंपनी के लिए बनाती हैं। इसी बात से शुरुआती दौर से भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के मन में कोई प्रश्न बार बार कौंध रहा था, और इस पर कई बार हम लोगों ने इसके विषय पे व्याख्या भी करी थी, जिससे तमाम कोशिशों के बाद भी मदन लाल आज़ाद और टीम ने इसका विरोध किया था और कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम किया था, जिसके कारण कार्यकर्ता ही मदन लाल आज़ाद की पूरी टीम के मेंबर हुए और कार्यकर्ता ही विभिन्न जनपदों में जाकर के आंदोलन को बड़ा करने का काम किए और बक्स एक्ट कानून को लागू कराने के लिए हर जनपदवार में देश भर में कोशिश किया कि ये कानून हर राज्य में लागू हो जाए। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में मंजूरी मिली, और कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद बक्स एक्ट कानून के लिए एक बड़ी प्लानिंग के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक निर्णय लिया और उसको तमाम मंडल के कमिश्नरों को उस पर अधिकृत प्राधिकारी बनाया गया, जिसके कारण
ये बहस और चर्चा बहुत तेजी से बढ़ गई। हालांकि उनके गुटों से बागी हुए लोगों का कहना यह था कि हम लोग ये बात शुरुआती दौर से ही जानते थे और हम लोग बार बार मदन लाल आज़ाद को इस विषय पे ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश करते थे और बार बार हम अंदर खाने में विरोध दर्ज कराते थे कि इसके पहले कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करा लिया जाए। कार्यकर्ता जमाकर्ता का सीधा नाता है और कार्यकर्ताओं से प्रश्न पूछा जाएगा, कार्यकर्ता प्रथम रूप से वादी होंगे, जिसके कारण इनको जेल जानी पड़ सकती है, इनके परिवार और इनके लोगों को प्रताड़ित होना पड़ सकता है, इनकी कुर्की और नीलामी हो सकती है। लेकिन मदन लाल आज़ाद उन्हीं कार्यकर्ताओं से, जो कार्यकर्ता देश भर में उनके आंदोलनों के दौरान उसको बक्स एक्ट कानून को लागू करवाने में के लिए बड़े बड़े आंदोलन करने की तैयारी बना रहे थे, उनको गुमराह करके, उनको डार्क में रख के, उनकी जगह गलत तरीके से उनको प्रस्तुत करके बक्स एक्ट कानून के लागू करवाने के लिए हर जिले में उनसे आवेदन दिलाने का काम किया करते थे, जिससे सीधा वास्ता कार्यकर्ताओं के हित को प्रभावित करता था और कार्यकर्ताओं की जान की आफत बनने की स्थिति की शुरुआत थी। क्योंकि कोई कानूनी व्यवस्थाएं जब कानूनी ढंग से काम करना शुरू करती हैं तो वो उन लोगों पर शिकंजा कसती हैं जो प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है और दोषी पाए जाने में शरीक होता है। इस विवाद को आगे बढ़ता देख तमाम बागी गुटों, उनसे हुए बागी लोगों ने अपना एक अलग संगठन बनाया और वो कार्यकर्ताओं के भी हित के संरक्षण की बात करने लगे और उसके लिए वो कोर्ट में जाकर के पहले इस बात को सुरक्षित और सुनिश्चित करा लेना चाहते थे कि हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम इस कंपनी में बाय मीडिएटर काम कर रहे थे और कंपनी में हमने पैसा जमा किया था, हमारी कोई भूमिका नहीं है। और सही भी है, कोई भूमिका नहीं है, पैसा कार्यकर्ताओं ने नहीं लिया, कार्यकर्ताओं ने जमाकर्ताओं का पैसा संबंधित कंपनियों के सेक्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर से होते हुए सहारा प्रबंधन तंत्र और तमाम चिटफंड कंपनियों में लगाया। अब मौके पे वो मिलते हैं, मौके पे पुलिस प्रशासन उनसे बात कर सकती है, मौके पे ही पुलिस प्रशासन उनको वादी बना सकती है। इसी बात का लेके युद्ध और द्वंद्व चल रहा है। ऐसे में इनको क्या सुरक्षित होना चाहिए, इनकी सुरक्षा कैसे हो, ये बेवजह परेशान ना किए जाएं, ये उस कंपनी के किए गए तमाम गैर कानूनी कृत्यों में शामिल ना हो, इसके लिए जो उनकी बागी टीम थी, वो बागी टीम कार्यकर्ताओं के भी हित के संरक्षण की बात करती नजर आ रही है। अब ऐसे में यह जानना बहुत लाजमी हो गया है कि आखिर कार्यकर्ता अपना हितों का संरक्षण कैसे करे और आखिर बक्स एक्ट कानून है क्या। तो जैसे कि हम सभी साथियों ने पहले भी बक्स एक्ट कानून के तमाम दस्तावेजों को देखा है, राजाज्ञा को भी देखने का काम किया और उन सभी कागजों को देखने के बाद उन सभी जो प्राविधान है, बिंदुवार जो क्लाज हैं, उस क्लाजों में दो तीन प्रमुख क्लाज हैं जो सीधे कार्यकर्ताओं को इफेक्टेड करते हैं। जब कोई बिल पारित होता है तो जनता के हित और उद्देश्यों के लिए होता है, ना कि किसी कंपनी के हित और उद्देश्यों के लिए होता है। और चूंकि कार्यकर्ता, किसी भी कंपनी का कार्यकर्ता एक मीडिएटर होता है, माध्यम होता है, प्रचार प्रसार का संसाधन होता है और उसकी योजनाओं को बताता है और उस योजनाओं से प्रभावित होकर के लोग उसमें अपना धन लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि एक निश्चित समय पे हमारा पैसा हमको मिल जाएगा। बस इन्हीं सब बातों को एक गंभीरता के साथ
उन सभी जिम्मेदार लोगों ने जो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज का भी प्रतिनिधित्व करते थे और कार्यकर्ताओं को उन लोगों ने विभिन्न जनपदों में जाकर के संगठन के साथ जोड़ा और बनाया और उनको आश्वासन दिया सुरक्षा की और आश्वासन दिया आपके भुगतान और सम्मान की। ये बात वो सभी लोगों ने बार बार उनसे कहा, लेकिन चूंकि उनकी नीयत कार्यकर्ताओं का यूज करके, कार्यकर्ताओं का प्रयोग करके जनता के लोगों की एक बड़ी भीड़ को सड़क पे लाना था, जिसमें कार्यकर्ताओं के हितों की अपेक्षा हो ना हो, कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बड़ी कानूनी शिकंजे फंसने की तैयारी को महसूस कर रहे थे। लेकिन ये बातें मदन लाल आजाद को पसंद नहीं थी। उनके भीड़ में बाधा बन रहे थे। वो लोग जो लोग पैसे दे रहे थे और कार्यकर्ता ही जमाकर्ताओं को ला रहे थे, उन लोगों को डार्क में रखा और जब उनके कानून को बनाए जाने की बात आई, उनके सीटों की सुरक्षा की बात आई, तो तमाम तरह की अभद्रता मदन लाल आजाद ने तमाम लोगों को, तमाम जनपदों और तमाम प्रदेशों के लोगों को किया। लिहाजा उनके काफ़ी पदाधिकारी इस्तीफा देते चले। बक्सर कानून में जो प्रमुख बात राजाज्ञा में है, जिस कार्यकर्ताओं का जिससे सीधा नाता है, उसमें एक शब्द है डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकर। ये डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकर ही कार्यकर्ताओं के लिए शर्त का दर्द बनने का काम कर रहा है और इसके लिए उनका बागी गुट कानून की लड़ाई में उसके कार्यकर्ताओं के संरक्षण के लिए कानूनी प्राविधान में जाने की तैयारी कर रहे थे, जिससे कार्यकर्ता सुरक्षित रहें और जमाकर्ताओं का भुगतान करा सकें। डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग में किसने लिया और किसको दिया, हिंदी का रूपांतरित शब्द है। साधारण भाषा में किसने लिया में कार्यकर्ता आता है, किसको दिया में प्रबंधन तंत्र आता है। ये दोनों दोषी हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले में मुकदमे होते हुए इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा सकता है। इनकी 180 दिन में भुगतान ना होने के एवज में इनकी संपत्तियों को नीलाम किया जा सकता है, व्यक्तिगत संपत्तियों को नीलाम किया जा सकता है। और तो और अगर ये 180 दिन की कार्यवाही पूरी ना हुई तो जो विवेचना कर रहे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर मुकदमा दर्ज होकर के ये कार्यवाही शुरू हो गई, और इसी की मांग मदन लाल आजाद कर रहे हैं कि ये बक्सर एक्ट लागू करो। अच्छा, बक्सर एक्ट लागू करो में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमिश्नर को नामित किया है। कमिश्नर और जनपद का कलेक्टर एक मजिस्ट्रेटियल पावर होता है और वो मजिस्ट्रेट होता है, उसकी कोर्ट लगती है। और उनको पावर में आने के बाद जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो कोर्ट यानी मजिस्ट्रेटियल पावर में कमिश्नर संबंधित पक्षों को नोटिस भेजेगा। उसमें डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग और जो पीड़ित पक्ष है उन सभी लोगों को हाजिर होने के लिए कहेगा। ऐसे में कार्यकर्ता आम भाषा में कहें तो सरलता से मिल जाएगा, उसको खोज लिया जाएगा, उसके यहाँ नोटिस पहुंचेगी, वो हो या घर पे ना हो। अगर उस नोटिस की में वो अपनी तामील नहीं करता, वो स्वयं जाता नहीं, अपना प्रस्ताव, अपनी बात प्रस्तुत नहीं करता,
तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी आगे बढ़ जाएगी। हालांकि ये नोटिस प्रभारा तमाम प्रबंधन तंत्र के लोगों के पास भी जाएगी कि उनको भी हाजिर हो और वो अपने तमाम कानूनी लड़ाई को किस स्तर पे लड़ते हैं। मैं एक मिसाल दूं कि सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट की नोटिसों को भी अमल में नहीं लेते और उनके भी कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते। ऐसा वाकया आ चुका है और तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा डंडा चलाया था। उनके तमाम बड़े अधिकारी विभिन्न जगहों पे गलत तरीके से अपना धन अर्जित कर चुके हैं और उस पर बड़े वकील कर सकते हैं। लेकिन क्या कार्यकर्ता जो सामान्य जन जीवन जीता है, जिसने इस पीड़ित का पैसा लिया और कंपनी में लगा दिया और अपना भी कमीशन सहारा के और तमाम कंपनियों के प्रभाव में उसी में डाइवर्ट कर दिया, क्या उसके पास पैसे हैं? क्या उसके पास पावर है? क्या उसके पास संवैधानिक व्यवस्थाओं में जाने के लिए किसी वकील को पैसे देने के लिए पैसा है? कोर्ट कचहरी से सीधा नाता क्या उसका है? नहीं है। बेचारे गरीब बहुत पीड़ित कार्यकर्ता भी उस नोटिस को पाते ही तमाम उलझनों में फंसते नजर आएंगे और उनको वहां जाना पड़ेगा। और पीड़ित पक्ष से जब ये पूछा जाएगा तो किसने पैसा लिया, एक अमूमन भाषा में लोग ये कहते हैं कि मैं तो सहारा को नहीं जानता, मैं तो किसी और कंपनी को नहीं जानता, मैंने पैसा एजेंट को दिया है। अब एजेंट बादी हुआ कि नहीं हुआ? और अगर वो एजेंट बादी हो रहा है और बक्सैट कानून ये प्राविधानों में कहता है कि डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग, तो इन दोनों लोगों में विरोधाभास की स्थिति पैदा होते और इनकी गिरफ्तारियां कितने जल्दी संभव होते दिखती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि सड़क पे रहता है कार्यकर्ता और मान लीजिए वो कंपनी में काम नहीं करता तो अपने किसी जीविकोपार्जन के संसाधन में लगता है। और अगर वो 180 दिनों के प्राविधान में नोटिसों की तामील जिस दिन से शुरू होती है, नोटिस जाता उस दिन तक हाजिरी नहीं होता, तो क्या उसके खिलाफ 182-83 का कार्रवाई नहीं हो सकती? जबकि एक्ट के और प्राविधानों में इस बात को दर्ज है। और कोई बिना धरती से पे कदम रखे, बिना सीढ़ी लगाए किसी पेड़ पे चढ़ सकता है, या बिना सीढ़ी पे कोई हवाई जहाज पे चढ़ सकता है, या बिना सीढ़ी पे कोई कार पे चढ़ सकता है। ऐसे ही बिना सीढ़ी लगाए कोई कंपनी भी आपके पास तक, पीड़ित उपभोक्ताओं के पास तक नहीं पहुंच सकती। और सीढ़ी कौन थे? वो थे डिपॉजिट टेकर, यानी कार्यकर्ता। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि तमाम और कंपनियां, तमाम और विभाग, जैसे LIC हुई और भी तमाम, पोस्ट ऑफिस हुआ, तमाम और भी विभाग हुए जिसमें कार्यकर्ता काम करते हैं, क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है? मैं कह रहा हूं हाँ। ये मुगालते में मत रहिए। अगर आप किसी सरकारी विभाग में भी उठाकर देखिएगा तो कोई अगर टीचर गलती करता है तो सस्पेंड हो जाता है, उसका बेसिक शिक्षा अधिकारी सस्पेंड नहीं होता। भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं तो कोई प्रमुख सचिव नहीं होता है, कोई DM, कोई संबंधित विभाग का क्लर्क उस अपराध में फंस जाता है और उसको सस्पेंशन, उसका निलंबन हो जाता है। तो गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर करके बक्सैट कानून पे उन सभी लोगों को कई सालों तक 180 दिनों में आपका भुगतान हो जाएगा, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। 2019 से लेकर 2023 तक 180 दिन मदन लाल आजाद के पूरे नहीं होते और हर एक नए दिन
वो ये कहते हुए नजर आते हैं, एको अहम द्वितीयो नास्त, अहम ब्रह्मास्त्र, मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं, कल प्रधानमंत्री का घर का घेराव कर लूंगा, कल समाधि स्थल पे प्रधानमंत्री को घेर लूंगा, इस 30 तारीख को भुगतान हो जाएगा और इस 15 को हमारा सीधे प्रधानमंत्री भुगतान कर देंगे। ऐसी बात करते हुए लोगों को गुमराह करते हैं और बार बार उन बेचारों को जो पैसा देते हैं सदस्यता के नाम पे, सहयोग के नाम पे, उन्हीं के ऊपर जब उनकी सुरक्षा की बात करने की बात आती है तो उनको गालियां देते नजर आते हैं। ये है बक्सैट कानून। जो बक्सैट कानून आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार की है और अंदर खाने से पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राउंड लेवल पे युद्ध स्तर पे चल रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के एजेंटों को परेशानी और उन पे संशय होना गलत बात नहीं है और जिसके लिए वो सुरक्षित होकर के इस आंदोलन को बड़ा करके उन निवेशकों का पैसा वापस कराने में महत्वपूर्ण रोल अदा करें, इसकी ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं में असुरक्षा की भावना हो, कार्यकर्ताओं में वर्ग संघर्ष हो, तो इस तरह के आंदोलनों से कार्यकर्ता कैसे जुड़ा है और जुड़ेगा, ये कुछ दिन तक तो लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन सत्यता सामने आने पे उस पर्दे के पीछे साजिश का जब पता लगने की स्थिति आती है तो इन लोगों की मंशा और सुब्रत राय और तमाम अधिकारियों और भ्रष्टाचारियों से कम नहीं है, जो कहते हैं ना कि लाश पे राजनीति की जाती है। साजिश करके नेता बनने की और अहम ब्रह्मास्त्र की भूमिका अदा करने की जो नीयत है, जो सोच है, जिस तरह से उनके विचार हैं, उस विचारों से गरीब पिसता जाएगा और जो उनका पैसा है उनका तो मिलेगा नहीं, बशर्ते इस आंदोलन से होगा ये कि कार्यकर्ताओं को विभिन्न जगहों पे जेल की यात्रा करनी पड़ेगी और तमाम संपत्तियों को कुर्की और नीलामी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मौके पे अगर कोई दिखता है तो कार्यकर्ता ही दिखता है। कोई रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर या सहारा प्रबंधन तंत्र खोजने से नहीं मिलते। हर गली मोहल्ले में कार्यकर्ता मोटरसाइकिल और साइकिल से घूमता मिल जाएगा। जिसको पुलिस को उठाना, उसको प्रताड़ित करना, उसको परेशान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और जब कागज अपना काम करेगा तो रात को 2 बजे पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देने में ही संकोच नहीं करेगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, मन में भय की स्थिति बनाते हुए, जब उनसे बागी हुए लोगों ने पहले उनसे प्रस्ताव रखा, जब वो नहीं माने और वो गालियां देने लगे, तो मजबूरी में एक अपना अलग संगठन बना के कार्यकर्ताओं के हितों का संरक्षण करते हुए जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का पैसा दिलाने की बात करने लगे, जिसका हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा। कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष ना हो, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा चाहता है और कार्यकर्ता और जमाकर्ता दोनों मिलकर के लड़ाई लड़े और अपने भुगतान को ले, ऐसी सोच रख के ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन हुआ है। तो अगर कार्यकर्ताओं के ऊपर विषम हालात आने वाले हैं तो निश्चित तौर पे हम सभी लोगों को कानूनी प्राविधानों के अंतर्गत अगर उनका सुझाव है बागी लोगों का, तो इस पर अमल करना चाहिए और तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस विषय पे विरोध किया है कि पहले इनके हितों के संरक्षण के लिए हमको कानूनी सुरक्षा की जरूरत है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज बक्सैट कानून पे मैं आपको पूरी व्याख्या के साथ इस वीडियो को छोड़े जा रहा हूँ। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हर ग्रुपों में शेयर करने का काम करिएगा, ताकि देश भर के जितने कार्यकर्ता हैं गंभीरता से पहले इस वीडियो को सुनेंगे
आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जोश में होश नहीं खोएंगे और अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश भर के जमाकर्ताओं के भुगतान दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।